जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जीएस का प्रैक्टिस सेट है ये। अच्छे प्रश्न हैं, लगातार मेहनत करते रहिए। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 12 मार्च, 12 अप्रैल, 12 मई। तो इसका आंसर है 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। ठीक, जन्म जयंती होती है, इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पे अच्छा प्रश्न है, इसको देख लीजिए आप। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानियां हैं, तो कौन सी गलत मैच है राजधानी? माली के सामने लिखा है बमाको। माली एक अफ्रीका का देश है, उसकी राजधानी बमाको है, बिल्कुल सही है। मोरक्को रबात, मोरक्को भी अफ्रीका का, पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी है रबात, बिल्कुल सही। पेरू, पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है, उसकी राजधानी लीमा है, बिल्कुल सही। रूस की सेंट पीटर्सबर्ग नहीं है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग एक अच्छा सा शहर है रूस का, और यही हमारा गलत है। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मास्को। रूस की राजधानी है मास्को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत था। तीसरा प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी का गठन कब किया गया? आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे इनसे। पीआरडी के जो जवान होते हैं वो ट्रैफिक वगैरह देखते हैं और भी कई जगहों पे उनको लगाया जाता है। तो प्रांतीय रक्षक दल इनका फुल फॉर्म होता है। इनका गठन कब किया गया था? 1950, 1947, 1962, 1950 ऑप्शन में। तो इसका आंसर है बी। 1947 में प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया गया था, 1947 में। चौथा प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला, अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहां पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत में अनुसूचित जनजातियां हैं, एसटी लोग रहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बिजनौर। तो इसका आंसर है यहाँ पर सोनभद्र। ओके, तो ये सोनभद्र इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, कौन सा मिलान गलत है? तो एक तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं और उन जिलों में जो प्रमुख उद्योग धंधा है वो है, तो मिलान करना है, देखना है कौन सा गलत है। कानपुर के सामने लिखा है चमड़ा, तो कानपुर में चमड़ा का कार्य बहुत होता था, चमड़ा का कारखाना लगा था, बिल्कुल सही है। मेरठ में चीनी, तो पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बागपत, मेरठ बहुत चीनी के कारखाने लगे हैं। और इधर आ जाइए आप, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, बहुत चीनी के आपको कारखाने मिलेंगे। तो मेरठ में चीनी, बिल्कुल सही। वाराणसी में सीमेंट, ये गलत है, वाराणसी में सीमेंट नहीं बनता है। सहारनपुर कागज के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। तो यही हमारा आंसर हो गया। वाराणसी में सीमेंट नहीं है, सोनभद्र में चुर्क में बनता है सीमेंट। ठीक, सीमेंट के लिए चूना पत्थर चाहिए होता है, चूना पत्थर वाराणसी में नहीं मिलता है। ओके, अगला प्रश्न छठा है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1950, 1960, 1965, 1970। तो इसका आंसर है 1960। ठीक है, एकदम याद कर लीजिए, 1960 में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई है। सातवां प्रश्न है, काजू एवं चाय की खेती किस प्रकार की मृदा में सबसे अच्छी होती है? काजू एवं चाय की खेती किस प्रकार की मृदा में सबसे अच्छी होती है? ऑप्शन है काली मृदा, तो काली मृदा में नहीं होता, काली मृदा में कपास होता है, काली मिट्टी में कपास होता है, इसे कपास की मिट्टी कहते हैं या रेगुर मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फैली है, जलोढ़ मिट्टी, इसमें खाद्यान्न गेहूँ चावल बहुत अच्छा होता है। लेटराइट मिट्टी इसका आंसर है। लाल मृदा में मोटे अनाज होते हैं, चना वगैरह होता है। लेटराइट मिट्टी, लेटर शब्द से बना है ये शब्द, इसका मतलब अर्थ होता है ईंट। तो ईंट की मिट्टी, आपने आपके गांव में घर में कहीं ईंट आती होगी, तो ईंट में जो मिट्टी बचती है लाल लाल, उसको आमतौर से गांव में राबिस कहते हैं। तो उसी तरीके की लेटराइट मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी निच्छालन से बनती, निच्छालन एक प्रक्रिया होती है जिसमें पानी बहा ले जाता है इसके पोषक तत्वों को, और ककरीली पथरीली मिट्टी में बच जाती है। ठीक है, ऐसे लेटराइट मिट्टी बनती है। तो काजू और चाय लेटराइट मिट्टी में होते हैं। आठवां प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ है? अच्छा प्रश्न है, ये सब आपको चीज़ें जाननी जरूरी हैं, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं। शाहदरा, सिकंदरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी। तो शाहदरा में है जहांगीर का मकबरा, जहांगीर
गिर। शाहदरा एक जगह है जो लाहौर में है। सिकंदरा इसका आंसर है। सिकंदरा जो जगह है वो आगरा में है। तो आगरा भी आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन ऐसा भी प्रश्न आया है। आगरा में एक जगह है सिकंदरा, वहाँ पे अकबर का मकबरा है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने अपनी राजधानी रखी थी, कई किले वगैरह बनाए हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर, सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, उनकी दरगाह है। 9वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कर्क रेखा को नहीं काटता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय राजमार्ग कर्क रेखा को नहीं काटता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बनाता हूँ, इसको आप ऐसे समझ लो। ये तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है, जो दिल्ली से जयपुर होते हुए मुंबई गया है। तो ये हमारी कर्क रेखा है, तो इसको काट रहा है। 3 आगरा से ग्वालियर होता हुआ मुंबई गया है, ये भी काट रहा है। 7 वाराणसी से कन्याकुमारी गया है, ये भी काट रहा है। 1 दिल्ली से अमृतसर तक गया, ऐसे दिल्ली से अमृतसर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है, दिल्ली से अमृतसर पाकिस्तान के बॉर्डर तक गया, तो वो नहीं काटता, ये हमारा आंसर हो गया। कर्क रेखा को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 नहीं काटता है। ठीक। 10वां प्रश्न है, कौन सी निम्नलिखित में से, तो ये है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन है स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी, मांडवी। तो जो बंगाल की खाड़ी में स्वर्ण रेखा गिरती है, ब्राह्मणी गिरती है, वैतरणी गिरती है और मांडवी नहीं गिरती है, यही हमारा आंसर है। मांडवी नदी अरब सागर में गिरती है, मांडवी पर पणजी बसा हुआ है। ठीक है, गोवा की ये नदी है मांडवी। अगला प्रश्न देखते हैं। अरब सागर में अवस्थित केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो आप जानते हैं लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित राज्य है, इसकी राजधानी क्या है? ऑप्शन देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर, कावारत्ती, मिनिकॉय, अंद्रोथ। तो इसका आंसर है कावारत्ती। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए हैं, तो लक्षद्वीप के बारे में बहुत सारी चर्चाएं चलने लगी हैं। एक अच्छी सी खूबसूरत सी टूरिस्ट प्लेस है लक्षद्वीप। ओके। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सबसे दक्षिण में है? इस तरीके के भी प्रश्न आ सकते हैं, आपको उत्तर दक्षिण समझना होगा वर्ल्ड के मैप पर। निम्नलिखित देशों में कौन सबसे दक्षिण में है? तो वर्ल्ड के मैप पर अगर हम देखेंगे तो आइसलैंड सबसे उत्तर में है, उसके बाद दक्षिण में आयरलैंड है, उसके बाद दक्षिण में मॉरिशस है, सबसे दक्षिण में न्यूजीलैंड है। ठीक है, सबसे दक्षिण में न्यूजीलैंड देश पड़ेगा। ठीक है। 13वां प्रश्न, लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व कौन भंग कर सकता है? लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो उससे पहले ही कोई उसे भंग कर सकता है, वो कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं, या राष्ट्रपति हैं, या संसद है, या लोकसभा अध्यक्ष है? तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसे भंग कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन देखते हैं। सुश्री मायावती, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, सुश्री उमा भारती। तो इसका आंसर है सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है। 15वां प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यों के विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, कहीं कहीं पर 1 है। जहाँ 2 सदन है वहाँ है विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लोकसभा के बराबर। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा के समान। ठीक है। ऑप्शन नंबर 16, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विचार की शक्ति प्रदान की गई है? तो उच्चतम न्यायालय की पुनर्विचार की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई? अनुच्छेद 137। ठीक, अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय को पुनर्विचार की शक्ति प्रदान की गई है। 17वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं? राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और इस समय राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं 6। ठीक है, 6 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं। कौन कौन से हैं देखिए, बीजेपी है, बीएसपी है बसपा, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, एनपीपी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट की है, आप है, आम आदमी पार्टी है। ठीक है, और इसके अलावा वो है मार्क्सवादी पार्टी, एनसीपी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, तो ये 6 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं वर्तमान में। ठीक। 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मारा गया था? अच्छा प्रश्न है, कई लोगों को पता होगा। चौगान वर्तमान में उसको पोलो कहते हैं गेम को। तो चौगान यानी पोलो खेलते समय कौन गिर के मर गया था?
वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। उसने कुतुब मीनार की स्थापना, मतलब कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। इसको लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, और पील बख्श कहते थे, ठीक है। 19वां प्रश्न है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो इलाहाबाद जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखा गया, ठीक है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेखक है कौन है? कालिदास, शूद्रक, हरिशेन, रविकीर्त। इसका आंसर है हरिशेन। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, राजकवि थे। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति लिखा। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हैं वो, और यह एक चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली क्या होता है? जब कोई चीज़, कोई प्रशस्ति गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाए तो उसे चंपू शैली कहते हैं, ठीक है। 20वां प्रश्न है, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो द्वितीय जैन सभा का आयोजन देखते हैं ऑप्शन में, बल्लवी, पाटलिपुत्र, कुरुक्षेत्र, प्रयाग। तो प्रथम जो जैन सभा थी उसका आयोजन किया गया था इसमें पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था, और द्वितीय का आयोजन किया गया बल्लवी में, गुजरात, ठीक है। द्वितीय जैन सभा का आयोजन बल्लवी, गुजरात में किया गया था, जबकि प्रथम जो जैन सभा थी उसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, ठीक है। 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो आप जानते हैं कि 16 महाजनपद थे, तो उनकी जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो उसकी जानकारी मिलती है, इन ऑप्शन में से क्या होगा? अंगुत्तर निकाय, ठीक है। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 22वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस शहर में है? आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। 1857 की क्रांति में उन्होंने क्रांति की थी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, और अंत में उनका निधन हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जो समाधि है वो कहाँ पर बनी है? झांसी, शिवपुरी, ग्वालियर या कानपुर में? तो इसका आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनकी समाधि बनी हुई है। किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया और किया भी? तो किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है? ऑप्शन है दारा शिकोह, खुसरो, शाहजहां, मुराद बख्श। तो उसने किया है दारा शिकोह ने, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है दारा शिकोह ने। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 24वां प्रश्न देखिए, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? अशोक के कई शिलालेख मिले हैं, तो इनको सबसे पहले खोजा था टी पैंथेलर ने, ठीक है। अशोक के शिलालेखों को टी पैंथेलर ने खोजा, और जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। 25वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सभी पॉइंट है वो समझ लीजिए। सबसे उत्तरतम पॉइंट है मांडा, जम्मू कश्मीर है। सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर, मेरठ में। सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे पूछा गया वो है आपका दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद। और सबसे पश्चिमी है वो सुतकांगेडोर है, ठीक है। तो हमारा आंसर पूछा गया था दक्षिणतम दैमाबाद, ये पूर्वी हो गया, ये हो गया उत्तरी, और ये हो गया पश्चिमी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर दैमाबाद है, सबसे दक्षिण में है, महाराष्ट्र में दैमाबाद है, ओके। 29वां प्रश्न है, मध्यकाल में आया यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो आया था वो 1333 में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था इसकी बुक का नाम था किताब उल रेहला। क्या था? किताब उल रेहला। 1333 में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। वो था मोरक्को का, ठीक, इब्न बतूता मोरक्को का था। 27वां प्रश्न है, जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? मनुस्मृति, जातक, आगम या निगम? तो इसको कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ओके, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। 28वां प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबर जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध जीता था, उसके बाद मुगल वंश की स्थापना की थी, उसने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, उसका नाम है तुजुक बाबरी। किस भाषा में लिखी थी? उर्दू, फारसी, तुर्की या अरबी? तो उसका आंसर है तुर्की भाषा में उसने तुजुक बाबरी लिखी, जबकि मुगल वंश की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी, ठीक है। 29वां प्रश्न है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब ने 1857 की क्रांति में विद्रोहियों का जो नेतृत्व किया था, कानपुर में किया था। उनके कमांडर इन चीफ जो थे वो कौन थे?
तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे उनके कमांडर इन चीफ थे। तीसरा प्रश्न है सैडलर आयोग किससे संबंधित था? 1917 में सैडलर आयोग बनाया गया जो शिक्षा से संबंधित था, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। सैडलर आयोग 1917 में बनाया गया, सैडलर इसके अध्यक्ष थे। 31वां प्रश्न है धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था, बहुत फेमस शहर था जहाँ पर जल प्रबंधन का बहुत अच्छा सिस्टम देखने को मिला है। ये था गुजरात राज्य में, धौलावीरा है गुजरात राज्य में। 32वां प्रश्न है पित्रादूरा कला सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो ऑप्शन ही गायब हो गया जो आंसर था। तो पित्रादूरा जो कला थी सबसे पहले इसका प्रयोग किया था इत्माउद्दौला के मकबरे में, इत्माउद्दौला के मकबरे में। ये सभी गलत हैं। इत्माउद्दौला के मकबरे में पित्रादूरा कला का प्रयोग किया गया था। ये कला क्या थी? इसमें संगमरमर के पत्थरों पर जड़ाऊ कार्य होता था, सोने चांदी को जड़ा जाता था, छोटे छोटे रंगीन उनको पत्थरों को जड़ा जाता था, डिजाइन बनाई जाती, टाइल्स बनाए जाते थे। इस जड़ाऊ कार्य को पित्रादूरा कला कहते थे, ठीक है। जहांगीर के समय में ये शुरुआत हुई इसकी, और इत्माउद्दौला जो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, उसके पिता थे इत्माउद्दौला, उनके मकबरे में सबसे पहले पित्रादूरा कला का प्रयोग किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? यहाँ पे किस एजेंसी द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, वित्त आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, याद कर लें आप लोग। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा की शुरुआत कब की गई? तो नरेगा की शुरुआत कब हुई है? 2 फरवरी 2006। नरेगा बाद में मनरेगा हो गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत 2006 में हुई, 2 फरवरी 2006। लास्ट प्रश्न है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन कब हुआ? तो भारत में राष्ट्रीय जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इनका गठन हुआ है 2 अक्टूबर 1975 से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन 2 अक्टूबर 1975 से हुआ है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।